फेफड़े सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल अंग है। फेफड़ों में हवा के अंदर जाने और बाहर आने की प्रक्रिया को सांस लेना कहते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपशिष्ट पैदा करती है, जिसे आपके शरीर से बाहर निकलना चाहिए। आपकी छाती में 2 फेफड़े होते हैं जो पसलियों से घिरे रहते हैं। हवा आपके वायु मार्ग के जरिए आपके फेफड़ों में आती है, जिसे श्वास नली भी कहा जाता है। श्वास नली छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। एक पेड़ की शाखाओं की तरह ब्रोंकाई भी छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई नामक छोटी छोटी वायु थैलियों में बटे होते हैं, जिनकी संख्या लाखों में होती है। आपकी श्वास नलियां बेहद सूक्ष्म बालों से ढकी रहती हैं। श्वास नलियों में भी म्यूकस बनता है, जो परत की तरह उसे ढका रहता है। साथ में बाल और म्यूकस धूल और कीटाणुओं को फिल्टर और उनसे बचाव करते हैं, ताकि वे आपके फेफड़ों में न जा सकें। जब आप कोई पदार्थ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस नामक एक छोटा सा फ्लैप भोजन को आपकी श्वास नली के बाहर रोकता है। सांस लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? औसतन वयस्क 1 मिनट में तकरीबन 15 बार सांस लेता है। सामान्य रूप से सक्रिय व्यक्ति 24 घंटे में 5000 गैलन लगभग 20,000 लीटर हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। आपका मस्तिष्क उस समय भी सांस लेने के लिए अपने आप संदेश भेजता रहता है, जब आप सो रहे हों या बेहोश हों। मस्तिष्क आपके रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के स्तर की निगरानी करता है। ये स्तर निर्धारित करते हैं कि आपका मस्तिष्क कितनी तेजी से और कितनी गहरी सांस लेता है। आपका मस्तिष्क आपको सांस लेने के लिए आपकी पसली और डायाफ्राम की मांसपेशियों को संकेत भेजता है। सांस लेने के लिए आपकी पसलियों के बीच की मांसपेशियां और डायाफ्राम सिकुड़ते हैं। आपका डायाफ्राम एक बड़ी सपाट मांसपेशी है, जो आपकी छाती और पेट को अलग करती है। फेफड़ों की अपनी मांसपेशियां नहीं होती। आपकी पसली और डायाफ्राम की मांसपेशियों का संकुचन आपकी छाती को फैलाता है और हवा को अंदर खींचता है। जब ये मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तो आपकी छाती छोटी हो जाती है और आप सांस छोड़ते हैं। सांस लेने में डायाफ्राम की भूमिका: जब डायाफ्राम संकुचित होता है और नीचे की ओर जाता है तो चेस्ट कैविटी का आकार बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों के अंदर दबाव कम हो जाता है। दबाव को समान बनाने के लिए हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। जब डायाफ्राम आराम की स्थिति में होता है और वापस ऊपर की ओर जाता है, तब फेफड़े और चेस्ट वॉल की इलास्टिसिटी फेफड़ों से बाहर धकेलती है। सांस लेने में डायाफ्राम की भूमिका: फेफड़ों में मौजूद हवा का क्या होता है? एल्वियोलाई छोटी वायु थैलियां होती हैं जो फेफड़ों में मौजूद होती है। रक्त हवा की थैलियों से होकर गुजरता है और उन थैलियों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ठीक इसी समय कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त से अलग हो जाता है और हवा की थैलियों में चला जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपके शरीर का सारा खून हर मिनट आपके फेफड़ों से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि फेफड़ों को बहुत सारी रक्त वाहिकाओं की जरूरत होती है। श्वसन तंत्र का कार्य 2 गैसों को लाना और ले जाना होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान फेफड़ों में और उनका आवरण बनाने वाली कैपिलरीज में मौजूद लाखों एल्वियोलाई में होता है। सांस द्वारा अंदर खींची गई ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कैपिलरीज में मौजूद रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में मौजूद रक्त से एल्वियोलाई में मौजूद हवा में जाती है। आपके फेफड़ों और सांस लेने में क्या गड़बड़ी हो सकती है? आपके मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली आघात, दवा का ओवरडोज या अत्यधिक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जैसी समस्याएं आपके मस्तिष्क के उस हिस्से पर असर डाल सकती है जो सांस लेने की प्रक्रिया का संचालन करता है। इन समस्याओं की वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है या सांस लेना बंद हो सकता है। आपकी श्वास नलियां और फेफड़े संक्रमित हो सकते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस या निमोनिया हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है
कि कौन सा हिस्सा संक्रमित हुआ है। निमोनिया एल्वियोलाई में होने वाला संक्रमण है। अस्थमा के कारण श्वास नलियाँ सक्रिय हो सकती हैं या उनमें भोजन के टुकड़े जैसे किसी बाहरी पदार्थ से रुकावट हो सकती है। आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद रक्त वाहिकाएं रक्त के थक्कों से अवरुद्ध हो सकती हैं, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।